हाँ जी क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा सबको? Yes, sir. हम्म। तो बेटा आज हम शुरू करते हैं हमारे कुछ इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस जो हमने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं उनके ऊपर बेस्ड। तो जो हमारा सबसे पहला इन टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है वो ये है कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है टू मीट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है भाई, डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑर्गेनिजम्स अपनी ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करते हैं, लेकिन ये ह्यूमन बींग्स के लिए या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सही मेथड नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं हो पाती। तो इसका आंसर क्या है? कोई बता सकता है? कोई शेयर कर सकता है? क्योंकि बेटा अगर तो डिफ्यूजन से किसी ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन की नीड्स पूरी होती हैं तो बेटा वो ऑर्गेनिज्म के दो पॉइंट्स होंगे। एक तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होगा और दूसरा उसकी ऑक्सीजन की नीड जो है वो बहुत कम होगी। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिज्म बेटा क्या है, यूनिसेल्युलर, तो बेटा उस केस में दो पॉइंट्स आते हैं। पहला, नीड्स लेस ऑक्सीजन, दूसरा डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट रिक्वायरमेंट्स। उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, डिफ्यूजन प्रोसेस से वो पूरी पड़ जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को नीड लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा डिफ्यूजन जो है बेटा वो क्या होता है, इज अ स्लो प्रोसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस इंडिविजुअली हमारी बॉडी के अंदर हमारी ऑक्सीजन नीड्स को कंपेंसेट नहीं कर सकता। इस वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस से हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को अपने लिए पूरा नहीं कर सकते। तो जरा इसका आंसर लिखो बेटा। मैं आपको इसका आंसर डिक्टेट करा रहा हूं। राइट डाउन, लिखो। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स needs large amount of oxygen. Multicellular organism needs large amount of oxygen which process like diffusion, which process like diffusion cannot compensate as it is a slow process. With process like diffusion cannot compensate as it is a slow process. Full stop. Therefore, it will take lot of time. Therefore, it will take lot of time to circulate. Therefore, it will take lot of time to circulate oxygen
throughout the body. Therefore, it will take lot of time to circulate oxygen throughout the body. लिख लिया बेटा सबने इसका आंसर? Yes, sir. Yes, sir. फाइन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. सेकंड क्वेश्चन कहता है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? हम किस टाइप का क्राइटेरिया बेटा यूज करेंगे किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो अलाइव है कि नहीं है? तो बेटा आप कैसे जानोगे बेटा कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज बेटा अलाइव है या नहीं है? बताइए बेटा. सर एक बार Life रिपीट process करना. होते हैं, नहीं होते? बेटा क्वेश्चन पढ़ लीजिए. हाँ जी. कौन से क्राइटेरिया हम यूज करते हैं किसी भी चीज को अलाइव बनाने के लिए? तो कैसे पता लगाओगे कोई चीज अलाइव है? हाँ जी बेटा, कोई आंसर दे रहा था. Yes, sir. Like जब कोई living होती है तब like वो life processes carry out करती है. क्या क्या चीज बेटा? जब कोई, तो कुछ चीज living होती है तो वो life processes carry out करती है. तो बेटा वो कौन से लाइफ प्रोसेसेस है? हमको तो नहीं पता कोई भी लाइफ प्रोसेस. Sir, respiration, digestion. वेरी गुड बेटा. अब रेस्पिरेशन डाइजेशन के लिए बेटा आपको उसकी बॉडी के अंदर घुसना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको दूर से ही पता लगाना है कि बेटा कोई चीज अलाइव है तो कैसे बेटा? अगर वो क्या कर सर सके? इट शैल शो लोकोमोशन. वेरी गुड बेटा. वो मूव कर सके. अगर अगर वो चीज मूव कर रही है बेटा वो अलाइव हो सकती है. अगर वो ब्रीथ कर रही है बेटा वो अलाइव है. अगर वो ग्रो कर रही है वो अलाइव है, एंड सो ऑन. है ना? अब इसके बाद अगर वो फूड कंज्यूम कर रही है, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रही है, तो वगैरह वगैरह. अब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये थोड़े से इंटरनल प्रोसेसेस आ गए बेटा. हम दूर से देख के ही कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की. तो जरा बेटा सेकंड का आंसर लिखिए बेटा. इफ एनीथिंग कैन मूव, if anything can move, comma, grows, सर इफ एनीथिंग कैन मूव can के बाद क्या move, बोला आपने? if anything can move, comma, grows, comma, breathes, etc., and can carry various life processes like digestion, respiration, etc. ठीक है? Then it is alive. Then it is alive. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. सर एक बार दोबारा दिखा दो सेकंड आंसर को जो आपने लिखा था. बेटा वो एक बार जब रिमूव हो जाता है तो फिर वो आ नहीं सकता. यहाँ पता नहीं, आप, आई डोंट नो हाउ टू गेट इट बैक, बट मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा तो बेटा आप उसमें से कॉपी कर लेना. इसलिए बोलता ओके हूँ कि सर, थैंक पार्टिसिपेट, हाँ बेटा पार्टिसिपेट किया कीजिए. ठीक है? हाँ जी. थर्ड क्वेश्चन बेटा कहता है इंटेक्स्ट का, कहते हैं व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बाहर के रॉ मटेरियल्स बेटा कौन कौन से हैं जो वो यूज करता है? नेचर कौन कौन सी ऐसी चीजें प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनिज्म को ताकि वो अलाइव रहे? एक तो बेटा आपको पता लगे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस, है ना, वाटर,
फूड, ये 3 मेन रॉ मटेरियल्स है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। अगर मैं इसमें प्लांट ले लूं तो बेटा प्लांट्स के केस के अंदर बेटा मैं कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकता हूँ। सर एटमॉस्फेयर को कह सकते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर कौन सी कैटेगरी में आएगी? क्या चीज बेटा? सर मैं कह रही हूँ कि एटमॉस्फेयर कौन सी कैटेगरी में आएगी? बेटा एटमॉस्फेयर बेटा कैटेगरी कौन सी? मैंने तो कोई कैटेगरी को बेटा ऐसे कुछ क्लासिफाई नहीं करा, ओके सर। है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ऑर्गेनिज्म है तो अगर मैं इन केस उनको प्लांट्स की कैटेगरी में लेता हूँ, अब नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स हम बायोलॉजी के अंदर मानते हैं जो एनिमल्स वगैरह वगैरह होते हैं, तो उनकी अगर बात करें अगर तो ठीक है, एनिमल्स है या कोई सेल है, ठीक है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो बेटा उनके लिए तो ऑक्सीजन एंड क्या हो गया, फूड। अगर प्लांट है, प्लांट के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं बेटा जो हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। कर लिया बेटा कॉपी आंसर? नहीं सर मैंने नहीं किया सर, मैं कर लिया। कर लो। सर हो गया। नेक्स्ट बेटा 4th क्वेश्चन कहता है व्हाट प्रोसेसेस यू वुड कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ मेंटेन करने के लिए बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस बेटा बहुत रेस्पिरेशन। वेरी गुड इंपॉर्टेंट होने चाहिए बेटा। रेस्पिरेशन उसमें आ सकता है। सर डाइजेशन। बिल्कुल बेटा, डाइजेशन भी उसमें आ सकता है। और कोई? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी उसमें आ सकता है। और कोई? बेटा ट्रांसपोर्टेशन भी तो होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन जैसे ब्लड का फ्लो है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट। अगर आप इसमें से बोलते हैं, कोई बच्चा बोलता है सर रिप्रोडक्शन, तो बेटा नो, सर टेकिंग इनफ फूड। इट इज नॉट नेसेसरी। सर आपने रेस्पिरेशन डाइजेशन उसके बाद क्या लिखा है, वो एक्सर्शन है? एक्सर्शन नहीं बेटा, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन। अगर कोई किसी के मन में ख्याल आता है या सर फिर लोकोमोशन भी लिख सकते हैं क्योंकि मूव तो करना ही होता नहीं है। बेटा जरूरी नहीं है। अब आप कहाँ मूव करते हो? आप अपने घर में रह रहे हो ना। सर चल तो रही हैं। वो आप एक घर में एक रूम से दूसरे रूम में जाना बेटा इतना कोई जरूरी नहीं। अब बेचारे प्लांट्स है, अब प्लांट्स तो अब आप उनको भी तो देखो ना। प्लांट्स अच्छा यस सर। उसमें लाइफ है बेटा, पर वो तो एक ही जगह रहता है ना, वो थोड़ी ना मूव करता है। तो एक मूवमेंट और एक बेटा रिप्रोडक्शन, ये दो चीजें ऐसी हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं, ये बेटा लाइफ प्रोसेस में आते हैं, पर ये एसेंशियल नहीं है किसी भी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इस चीज का बेटा ध्यान रखना, ठीक है। तो इट इज सर नॉट। फूड को अंदर लेने के लिए कौन सा प्रोसेस? क्या चीज बेटा? सर बेटा फूड। वो डाइजेशन में ही आ जाएगा। ओके सर। हाँ वो डाइजेशन में ही आ जाएगा। अब बेटा कोई फूड खाता है, कोई फूड गैस की फॉर्म में लेता है, कोई फूड यस, जैसे बेटा अभी हमारे पास एक और आया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल सही कहा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कौन सा काम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो भी जरूरी है, ठीक है। तो बट जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे बेटा हम इन प्रोसेसेस को और अच्छा सा जानेंगे इनके बारे में, तो हमारे आंसर्स और अच्छे निकलने शुरू हो जाएंगे। बट फिलहाल अभी हम इनके बारे में इतना जानते नहीं है, जो सिंपल सिंपल प्रोसेसेस है उनके बारे में ही हम आंसर दे रहे हैं। तो आई होप आपने आंसर लिख लिया बेटा। यस सर लिख लिया। हाँ तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा अपने कोई बच्चा अपने आंसर में रिप्रोडक्शन या अगर क्या लिख दे मूवमेंट,
तो एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी तो बेटा टीचर को हेजिटेशन होगी आपको मार्क्स देने में, बट कोई टीचर होगी तो वो दे देगी, बट यस ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये 5 तो आने ही चाहिए। आगे बढ़े क्लास। यस सर। तो बेटा नेक्स्ट आता है 5th क्वेश्चन, कहता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो बेटा 2 कॉलम बनाइए छोटे छोटे और एक तरफ लिखिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरी तरफ लिखिए हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? organisms can make their own food। हेटरोट्रोपिक क्या होता है सर ये वाला क्वेश्चन कौन से पेज पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में? बेटा? एनसीईआरटी का मुझे ऐसा कोई पेज याद तो नहीं है बेटा, बट अगर किसी के पास एनसीईआरटी हो बेटा वो चेक कर सकता है। ऑल आई नो इज के पहले इंटेक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो फर्स्ट 4 है और इसके बाद ये नेक्स्ट किसी पेज पे दे रखे, मेरे हिसाब से पेज 100 के आसपास कोई होगा। ठीक है सर, मिल गया, ये वाला क्वेश्चन पीछे वाले पेजेस पे है। हाँ, तो बेटा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट्स and animals for food। ठीक है, तो और कोई बेटा ऑटोट्रोपिक में कोई बताना चाहता है? ऑटोट्रोपिक में रॉ मटेरियल्स बेटा क्या हो जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कंडीशन बेटा क्या हो जाती है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। और इसके अंदर नो एज सच। सर वो आपने रॉ मटेरियल के नीचे क्या लिखा है? कंडीशन। तो बेटा नो एज सच रॉ मटेरियल और कंडीशन रिक्वायर्ड। तो हेटरोट्रोपिक को तो बेटा ऑर्गेनिज्म को तो कुछ भी मिल जाए बेटा वो खा लेंगे, है ना, तो उनको कोई ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम इनके अंदर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में ऑटोट्रोपिक में बेटा क्या आ जाएगा? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट। सर ये सेकंड वाला ना एक बार रिपीट कर दो पॉइंट। बेटा रॉ मटेरियल CO2 और पानी, कंडीशन सनलाइट और क्या है बेटा? क्लोरोफिल। और एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। और इसके अंदर बेटा एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे? एनिमल्स। सर ग्रीन प्लांट्स के बाद क्या लिखा हुआ है? साइनोबैक्टीरिया। ओके सर। कर लो बेटा कॉपी। हाँ जी बेटा, मैं हटा रहा हूँ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। Where do plants get each of the raw material required for photosynthesis? तो बेटा कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट को चाहिए बेटा? CO2, H2O, CO2, वाटर, दूसरा बेटा सनलाइट भी तो होती है। सनलाइट। क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो बेटा उसके पास होता ही है,
तो चलो वो भी लिख देते हैं हम, क्लोरोफिल। ठीक है, तो बेटा क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पे हो गया? ठीक है, प्लांट की लीफ के अंदर हो गया। सनलाइट बेटा कहाँ से मिलती है? सन से। वाटर कहाँ से मिलता है? तो बेटा रूट्स एब्जॉर्ब वाटर बेटा कहाँ से? फ्रॉम सॉइल से। और CO2 बेटा उसको कहाँ से मिलती है? एयर। हाँ, फ्रॉम एयर या एटमॉस्फेयर। कर लो कॉपी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक? तो बेटा एसिड का रोल क्या होता है स्टमक के अंदर? बेटा एसिड के दो रोल होते हैं। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स acidic medium to kill bacteria in food. दूसरा, enzyme trypsin acts well in acidic medium. ठीक है सर एक बार रिपीट करना। बेटा, पढ़ो मैंने क्या लिखा है बेटा। इतनी भी मेरी बैड हैंड राइटिंग नहीं है जितना आप मुझे बता रहे हो। सर सेकंड पॉइंट समझ नहीं आ रहा है। बेटा एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, और एक और एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेस। तो ये जो दो एंजाइम होते हैं ये एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। वो ये समझ आ गया, मेरा मतलब था कि वो एंजाइम के बाद हाँ, जो ट्रिप्सिन लिखा बेटा है। उसका नाम है। पहले मुझे ये तो बताओ कि स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, एसिड HCl इज रिलीज। ठीक है, कर लो कॉपी बेटा। तो अगर आप चाहें तो आप बेटा ट्रिप्सिन की जगह पेप्सिन भी लिख सकते हैं, तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। पर इन दोनों का ही मेनली काम होता है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज का इतना कुछ खास नहीं है, बट यस आप इनको लिख सकते हैं। मैं हटा रहा हूं बेटा ये। अगला क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? तो बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या क्या होता है? तो बेटा अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन होता है बेटा अलग अलग चीजों को क्या करना बेटा? ब्रेक डाउन करना, है ना। तो जैसा कि बेटा हमने पढ़ा था पहले कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है, ये क्या करता है? इसको हम ऐसे नहीं लिखते, आप ऐसे लिखिए। हाँ, स्टार्च जो होता है वो शुगर में ब्रेक डाउन होता है। किस एंजाइम की मदद से? सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। इज दैट क्लियर? सर एक बार रिपीट कर देना। हाँ बेटा, मैं लिखवा रहा हूँ अभी, तो जरा लिखो बेटा इसका आंसर। लिखो, द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, the following digestive enzymes
breaks down complex molecules into simpler forms. The following digestive enzymes breaks down complex molecules into simple forms. तो बेटा पहला, स्टार्च ब्रेक डाउन होता है शुगर के अंदर, स्टार्च ब्रेक्स डाउन इनटू शुगर, ठीक है ना। एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। फिर आता है प्रोटीन्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं पेप्टॉन्स के अंदर। एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन। और पेप्टॉन्स फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं, ट्रिप्सिन करता है इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। उसके बाद फैट्स ब्रेक डाउन करते हैं, लिपेस उनको ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड्स। तो ये हमारे सारे एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म्स के अंदर। कर लीजिए कॉपी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कहता है हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। क्या बता सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन कैसा होता है? ऐसा उसमें क्या होता है जिसकी वजह से फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कौन से होते हैं, क्या नाम होते हैं? बिल्ली। वेरी गुड बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज millions of small finger-like projections called villi, so as to increase surface area for absorption of digested food, ठीक है। Moreover, they are richly supplied with blood, vessels, for absorption of digested food। कर लो कॉपी। तो ठीक है बेटा, हमारा अब इस चैप्टर का अब एक पार्ट हो गया जिसके अंदर हमने बेटा न्यूट्रिशन पढ़ा और हमने लाइव प्रोसेस सबसे पहला पढ़ा, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम बेटा इसका अगला पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा? रेस्पिरेशन।
तो मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूं और हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, तो हम बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर बायोलॉजिकली फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ब्रेक होता है, ताकि वो क्या रिलीज कर सके, एनर्जी रिलीज कर सके। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। जब आप बेटा खाना खाते हैं, खाना आपने खाया पिछले डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर पार्टिकल्स। बेटा वो सिंपल पार्टिकल्स बेटा कौन से होते हैं? ग्लूकोज। ये हमने सबसे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के अंदर। तो अब हमारे बॉडी में जो फूड जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में आ गया बेटा ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को हम फर्दर ब्रेक करेंगे ताकि वो हमको बेटा क्या दे दे? एनर्जी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो भी सकता है और इसकी एब्सेंस में भी हो सकता है। सर वो कैसे? क्योंकि बेटा रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है। एक होती है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होती है, मतलब फूड का ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दूसरी होती है बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपको पता ही है आजकल ऑक्सीजन की कितनी बेटा प्रॉब्लम चल रही है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। सर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि या तो ऑक्सीजन एब्सेंट है या ऑक्सीजन जो है बेटा क्या है? लिमिटेड है। दोनों केसेस में ही बेटा खतरनाक होता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, बट प्रोसेसेस डू अकर हमारी बॉडी के अंदर। इज दैट क्लियर क्लास? किसी को कोई दिक्कत परेशानी बेटा इसके अंदर? अब देखो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जो एक सेल ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर होता है। अब वो कैसे होता है जरा ध्यान से देखना बेटा। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जिसके अंदर बेटा 6 कार्बन होते हैं। अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया C6H12O6। बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है? ब्रेक डाउन होता है। बेटा ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। और जब वो बेटा मैंने बताया था ना बेटा, लाइसिस का मतलब ही ग्रीक में बेटा क्या होता है? ब्रेकिंग। और ग्लाइको का मतलब है बेटा ग्लूकोज का ब्रेक करना। और वो सेल की साइटोप्लाज्म किसमें होता है बेटा? सेल की कौन? साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन होता है। और वो आपको बेटा 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल की जगह कार्बन के 3 मॉलिक्यूल वाले 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल दे देता है। पायरुवेट का आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल 2 कार्बन के 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया है ना। 3 2 बेटा कितना होता है? 6। इस ग्लूकोज के ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं? पायरुवेट। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो 2 मॉलिक्यूल्स किसके देता है बेटा? पायरुवेट के। सर वो कैसे? बेटा ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है,
लेकिन पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, इसीलिए 2 मॉलिक्यूल आते हैं। आ गया बेटा समझ में? अब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो सेल के अंदर होता है ऑर्गेनल, हमने ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ब्रेक करता है। ठीक है, उस प्रोसेस को एक साइक्लिक फॉर्म कहते हैं, क्रेब्स साइकिल, जो हमको नहीं याद करना। और बेटा क्या देता है? एनर्जी। किस फॉर्म के अंदर? 38 एटीपी मॉलिक्यूल। ये तो बेटा हमारे पास क्या आ गई? एनर्जी। इसके अलावा बेटा वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मॉलिक्यूल। इसीलिए इस इक्वेशन को बेटा हम ऐसे लिखते हैं, बैलेंस करने के लिए। फाइनली हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं और 6 पानी आ जाते हैं, 38 एटीपी मॉलिक्यूल। ये बेटा एक तरह की मैक्सिमम एनर्जी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने पे मिलती है। आप इससे ज्यादा एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो बेटा आप में से किसी को कुछ कॉपी करना है तो वो कॉपी कर सकते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ जी बेटा, अब हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। तो ध्यान से सुनना बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन जो अभी हम इससे पहले पढ़ रहे थे, उसके अंदर तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। अगर सर ऑक्सीजन इसके अंदर एब्सेंट होती है तो फिर बेटा ब्रेकिंग कैसे होती है? जरा ध्यान से देखना। इसके अंदर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। पहले वो क्या देता है? 2 मॉलिक्यूल किसके? पायरुवेट के। बाद में इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप यीस्ट लेते हो तो बेटा ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल बेटा किसके दे देगा? इथेनॉल के अंदर, क्योंकि उसके 2 कार्बन होते हैं उसके अंदर, और बेटा CO2 दे देगा, और सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी। तो बेटा आप देख सकते हो ये कितनी कम एनर्जी है। जहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा हमें 38 एनर्जी के मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे, यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिल रहे हैं? 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स। हालांकि बेटा ये वाला जो प्रोसेस है बेटा, इट डज नॉट टेक प्लेस इन body. It does not take place in body, but it is an industrial process to make ethanol. ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिससे हम ग्लूकोज को बेटा किस में बदल देते हैं? इथेनॉल में, अल्कोहल में बदल देते हैं। समझ में आया क्लास? तो अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को आप ब्रेक डाउन करते हो पहले साइटोप्लाज्म के अंदर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ले लीजिए, और उसकी जगह आप बेटा क्या ले लीजिए? यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट क्या करेगा? उसी पायरुवेट के मॉलिक्यूल को बेटा किस में बदल देता है? अल्कोहल के मॉलिक्यूल में बदल देता है। तो ये मत सोचना बेटा कि ये हमारी बॉडी में होता है। नो, ये हमारी बॉडी में नहीं होता। इससे पहले वाला जो आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, ये हमारी बॉडी में होता है, क्योंकि ये इन द बॉडी, ये बॉडी में होता है, तभी तो बेटा हमको क्या मिलती है? एनर्जी, और हम उसको बेटा क्या करते हैं? यूटिलाइज। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है बेटा ग्लूकोज को ब्रेक करने का, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है, जिससे हम बेटा क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में? सर ये लिखना है। अभी मैं लिखवाता हूँ बेटा आपको इसको।
ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और तरीका होता है, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने का, लेकिन ये वाला मेथड जो है वो हमारी बॉडी में होता है मसल्स के अंदर। अब इसमें क्या होता है बेटा, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेता है या बहुत ज्यादा फिजिकल काम कर लेता है, तो जो जो नॉर्मली बॉडी बिल्डर्स होते हैं या वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, एकदम से उनकी ना कहीं हाथ में या कहीं पैर में या कहीं शोल्डर में बड़ी जबरदस्त पेन होनी शुरू हो जाती है। तो वो पेन कैसे होती है बेटा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। उस टाइम क्या होता है कि जब कोई भी रेसलर या कोई भी बॉडी बिल्डर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है, तो उसकी बॉडी में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं वो सबसे पहले तो बेटा पायरुवेट में ब्रेक डाउन होते हैं। ये तो सब कुछ सब सेल्स में ऐसा ही वैसा ही होता है। और बाद में बेटा बॉडी में ज्यादा एक्सरसाइज करने से बेटा क्या होता है कि ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल पाती, लिमिटेड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से पायरुवेट के जो मॉलिक्यूल हैं बेटा वो किस में बदलने लगते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है मसल्स के अंदर। और आप देख सकते हैं उसमें भी बहुत कम एनर्जी आती है, वेरी लेस एनर्जी। और बेटा अगर आपको कभी देखा हो तो इन लैक्टिक एसिड से बेटा बॉडी में क्या पड़ते हैं, मसल क्रैम्प्स। हिंदी में बेटा हम इनको कहते हैं कि हमारी नस पे नस चढ़ गई। ये वर्ड यूज करते हैं ना आप अपनी लैंग्वेज के अंदर, नस पे नस चढ़ जाना। एकदम सोते समय क्या होता है, एकदम से पैर में बड़ी दर्द होने लग जाती है, या एकदम से वैसे आप तो बेटा यंग लोग हो तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा नस पे नस चढ़ने का शायद ज्यादा नहीं पता होगा या आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, ठीक है। तो बट ओल्ड एज में ऐसा होता है बेटा, ठीक है। या कोई ऐसा इंसान जो ज्यादा कभी कभार काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तो भी बेटा उसकी बॉडी में नस पे नस चढ़ सकती है बेटा, जिसको हम कहते हैं मसल क्रैम्प्स कहते हैं बेटा। कोई ऐसा है जिसने अभी तक कभी मसल क्रैम्प्स फील नहीं किए? इज देयर एनीवन? अब हो भी सकता है कि भाई आपको आपकी बॉडी में हुआ भी हो और आपको पता भी ना चला हो, बट यस पेन बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि पेन नहीं होती, पेन बहुत ज्यादा होती है बेटा। वो मसल क्रैम्प जो है वो किसकी फॉर्मेशन से बनते हैं, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन पे बनते हैं, पर हम अपनी सिंपल भाषा में कहते हैं नस पे नस चढ़ जाना। तो बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज को ब्रेक करने के बेटा 2 तरीके हैं। जो ये वाला तरीका अभी आपने पढ़ा जो सबसे ऊपर वाला है, तो बेटा इट डज नॉट टेक प्लेस इन बॉडी, ठीक है, बट इट इज एन Industrial process. हाँ इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू मेक अल्कोहल, या फिर क्या, इथेनॉल। तो ये जो बेटा अल्कोहल कंपनीज होती हैं ये इस मेथड से बेटा क्या करती हैं, अल्कोहल जो है वो बनाती हैं। बट अगेन आप देख सकते हैं एनर्जी रिलीज दोनों केसेस में बहुत कम है। इसीलिए बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? क्योंकि बेटा जितनी अच्छी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी उतना अच्छा फूड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होके एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करेंगे, जिनसे हमको क्या मिलेगी बेटा, एनर्जी मिलेगी। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा हमने अभी पढ़ा रेस्पिरेशन एरोबिक और एन एरोबिक, ठीक है।
और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी के मॉलिक्यूल। बार बार अगर आप देखो तो हम बार बार एटीपी नाम ले रहे हैं। एनर्जी करेंसी इसको कहते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा था। इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी, है ना। तो बेटा ये एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है एटीपी मॉलिक्यूल। ये कैसे होता है बेटा, ये देखो, ये एनर्जी करेंसी हो गई। अब होता क्या है बेटा, एक मॉलिक्यूल होता है एडीपी, इसका नाम क्या होता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। अब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के अंदर, मतलब इसके अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप है और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप लाने के लिए, इसके साथ जोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और ये क्या बनाता है? एटीपी। तो बेटा ये जो एनर्जी आप दे रहे हैं, ये एटीपी में बेटा क्या हो जाती है? स्टोर। अब आपको जब भी ये एनर्जी चाहिए तो बेटा आप ऐसा करो, एटीपी के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दो। जब एटीपी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करोगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट आएगा और फॉस्फेट आएगा, और साथ में बेटा आपको क्या मिल जाएगी? ये एनर्जी मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज होती है एज एटीपी मॉलिक्यूल। क्योंकि एटीपी के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर की जाती है? बाय कंबाइनिंग एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, विद फॉस्फेट ग्रुप। तो 2 फॉस्फेट इसके पास ऑलरेडी है, इसके साथ तीसरा फॉस्फेट जोड़ने के लिए आप एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी वो स्टोर करके रख लेता है। तो एटीपी में एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? स्टोर। और जब आपको चाहिए एनर्जी, आप इसी एटीपी मॉलिक्यूल को बेटा क्या कर दो? ब्रेक कर दो, ताकि वो एडीपी, फॉस्फेट और एनर्जी दे दे। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, है ना। तो फिर देखते हैं बेटा एरोबिक और एनएरोबिक में डिफरेंस क्या है। अभी मैं आपको कॉपी करवा दूंगा। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, इसके अंदर पार्शल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता। इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसमें क्या हो जाएंगे? किसी में इथेनॉल है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड है, किसी में लैक्टिक एसिड है। और इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होती है, इसमें एनर्जी जो है वो बहुत कम निकलती है। तो ये डिफरेंसेस है एरोबिक और एनएरोबिक के अंदर। ठीक है, तो अब आपको कुछ कॉपी करना हो इसमें से आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम अपनी असाइनमेंट पे चलेंगे। हाँ जी बेटा, आपके सामने असाइनमेंट आ गई है। क्या मुझे कोई बताएगा हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक डिस्कस किए थे क्वेश्चन आंसर? हमें आज असर्शन एंड रीजनिंग करने थे डिस्कस। अच्छा, अभी तक हमने वो नहीं किया है। तो तो चलो असर्शन एंड रीजनिंग पे आ जाते हैं। तो बात करते हैं कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ MgO बनाता है सॉलिड, इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या ये बैलेंस्ड है? नो सर। फॉल्स बेटा, ये बैलेंस नहीं है ना। अगर ये बैलेंस होती तो 2 यहाँ पे आता और 2 यहाँ पे आता। कहता है द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या 1 है? ये ट्रू है बेटा। सबके एक एक मॉलिक्यूल है, सबके आगे 1 1 1 1 आ रहा है। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, बेटा ये ट्रू है। सर ट्रू। कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सर ये भी ट्रू है। बेटा ये भी ट्रू है, और ये Correct इसका explanation. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ गैस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, बेटा ये ट्रू है, हमको यही बताया उन्होंने। कहते हैं गैस इज प्रोड्यूस्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, बेटा ये फॉल्स है, जरूरी नहीं है बेटा, फॉल्स। है ना। कहते हैं फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, बेटा ये फॉल्स है। ठीक है, वो तो बेटा क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वो तो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, एक मिनट, सनलाइट की एब्जॉर्प्शन है ना बेटा, ये ट्रू है। कहता है एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो भी तो बेटा ये ट्रू है। तो ट्रू ट्रू, और ये क्या आ गया बेटा? करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कहता है सारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस,
ये ट्रू है बेटा, क्योंकि उनमें एनर्जी दी जाती है। All decomposition reactions generally occur with the absorption of heat और light energy, बेटा ये false है। बेटा कई केसेस के अंदर करंट भी तो होता है ना। कहते हैं ये वाली रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेटा ये फॉल्स है, ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ये ट्रू है। दो प्रोडक्ट बने हैं, एक FeSO4 बना है, एक कॉपर बना है। कहते हैं Mg+O2 इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, बेटा ये ट्रू है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। Mg इज ऑक्सीडाइज्ड, O2 इज रिड्यूस्ड, बेटा ये ट्रू है, और ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सोडियम सल्फेट, ये वाली रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेटा ये ट्रू है। टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, बेटा ये भी ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। ऑक्सीडेशन अकर्स जब गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है, ये सही है। रिडक्शन अकर्स विद द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये सही है। कहते हैं इन द रिएक्शन जिंक, ये वाला जिंक इज रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, बेटा ये ट्रू है। जिंक लूजेस ऑक्सीजन एंड कार्बन गेन्स ऑक्सीजन, बेटा ये ट्रू है, और ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपने साथ साथ ही कर लिया बेटा। आगे बढ़े हम। यस ठीक, कोई कॉपी कर रहा है? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर कहते हैं 11th, कहते हैं रैंसिडिटी ऑफ फूड इज अ केमिकल रिएक्शन, बेटा ये सही है। रैंसिडिटी प्रोड्यूसेस बैड स्मेल इन द फूड, बेटा ये सही है, और ये क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। corrosion आयरन का कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, यस ये सही है। पेंटिंग एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, ये फॉल्स है बेटा। पेंटिंग मॉइस्चर को थोड़ी ना एब्जॉर्ब करता है, वो तो मॉइस्चर को आने ही नहीं देता। कहते हैं इन द रिएक्शन विद कॉपर एंड ऑक्सीजन, कॉपर सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बेटा ये ट्रू है, क्योंकि बेटा रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जो ऑक्सीडाइज करता है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो बेटा क्या होता है, रिड्यूस होता है। कहते हैं सब्सटेंस विच गेन्स ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन, substance which gains oxygen in a chemical reaction is a reducing agent, बेटा ये ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन में कहता है राइट द केमिकल। सर एक बार ऊपर कर देना थोड़ा सा। बेटा ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मैंने मार्क ही नहीं किया हुआ, अब तो सिर्फ यही मार्क किया हुआ है, मैंने सब हटा दिया है। रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। कहते हैं राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्लेग लाइम, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला? CaOH2 CaOH4 twice। कहते हैं in the process of white washing with slake lime, a thin layer of calcium carbonate is formed on the walls after 2-3 days. Write the chemical equation for the reaction. तो बेटा chemical equation क्या होती है? CaOH whole twice plus CO2. हाँ, That gives us CaCO3 plus H2. हाँ, क्या देता है? CaCO3, साथ में क्या देता है बेटा? H2O देता है ना। तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। कहते हैं इज इट एन एंडोथर्मिक और एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? तो बेटा ये जो रिएक्शन होती है बेटा वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर ओवरऑल हीट रिलीज होती है। कहते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन आयरन फाइलिंग्स आर एडेड टू जिंक सल्फेट? तो बेटा आयरन फाइलिंग सॉलिड, ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे। Reaction does not take तो बेटा क्या आ जाएगा? no change, no reaction takes place. क्यों भाई? बिकॉज Fe is less reactive
देन जिंक। कहते हैं व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, गिव इट्स फीचर, है ना। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा बेटा, है ना। केमिकल इक्वेशन एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी केमिकल चेंज का, जिसको हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, बाय एलिमेंट के सिंबल या एलिमेंट के फॉर्मूले। गिव इट्स फीचर, जब भी केमिकल चेंज होता है तो यहाँ तो कलर चेंज होगा या गैस का Change of एवोल्यूशन state. होगा। हाँ जी बेटा, Change of state. चेंज ऑफ स्टेट होगा या फिर गैस का एवोल्यूशन होगा, ठीक है। और क्या Temperature change. टेम्परेचर, है ना। 4 टोटल चेंज होते हैं बेटा, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, दूसरा चेंज ऑफ टेम्परेचर, तीसरा बेटा कलर चेंज, और फोर्थ क्या होता है बेटा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। कहते हैं व्हाट इज अ स्केलेटल इक्वेशन, बेटा अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बेटा स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। व्हाई इट इज इम्प्रॉपर टू राइट अ स्केलेटल इक्वेशन, है ना, क्यों भाई, बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस, उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। व्हाई डू वी हैव टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, टू फॉलो Law of conservation. या वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहता है डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन सी बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। पहली कौन सी, Combination reaction. Combination, Decomposition reaction. तीसरी कौन सी थी बेटा, Displacement. फोर्थ कौन Double सी थी? displacement. Fifth कौन Double सी थी? displacement. Redox. रिडॉक्स reaction. रिएक्शन। और आपको बेटा सबका एक एक एग्जाम्पल देना है, तो ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। कहता है व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व जब मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। तो इसमें क्या क्या चेंज होता है, सबसे पहले आता है बेटा वाइट, डैज़लिंग फ्लेम, ठीक है, और दूसरा आता है वाइट एशेस। ये दो चीजें आती हैं बेटा, वाई, और बेटा तीसरी भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, हीट एक्सोथर्मिक, है ना, हीट एनर्जी रिलीज होती है। कहते हैं वाई इट इज एडवाइजेबल टू वेयर आई प्रोटेक्शन, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो उसके लिए आपको आई प्रोटेक्शन क्यों चाहिए होता है, बिकॉज द intensity of white flame is very high and can damage eyes. 8 का आंसर है बेटा ये। कहते हैं नेम द सब्सटेंस अंडरगोस केमिकल टू प्रोड्यूस अ सिंपलर प्रोडक्ट्स। Decomposition reaction. Decomposition reaction. Name the term used for physical state of solution dissolved in water. aqueous, Aqueous. Name the type of reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product. Combination reaction. Combination reaction. ठीक है, write the 4 changes with the help of us determine whether a chemical change has taken place. कौन कौन से थे वो 4 changes? Change in temperature. Change in Change temperature, in color. change in color, Change of physical state. change of state, और evolution of gas. Evolution of gas. कहते हैं what information regarding physical state do you get from G? G का मतलब क्या होता है? Gas. L का मतलब क्या होता है? Liquid. AQ का मतलब क्या होता है? Aqueous solution. S का मतलब क्या होता है? Solid. Solid. 14th कहता है what is meant by thermal decomposition? क्या होता है अभी thermal decomposition reaction? तो जो heat energy होती है it is given to decompose a compound into simple हाँ, products. decomposition reaction
in which heat is given to break or split a compound. कर लो बेटा कॉपी फटाफट। आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से बेटा 14th क्वेश्चन जो है वहां तक डिस्कस कर लिया। मैं ये सब हटा रहा हूं और मैं आपको अब इसके आगे के होमवर्क के बारे में बता रहा हूं। तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 15 से रहेगा टिल 50th क्वेश्चन। ठीक है, तो जो आपका होमवर्क है, होमवर्क इज क्वेश्चन 15 टू क्वेश्चन 50। ये आपको अपने सर 15 to 50 50 बेटा 15 से 50। ठीक है, तो आज बेटा ट्यूसडे है। ठीक है, तो कल आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे और हमारी क्लास जो है वो कब है बेटा? सैटरडे को है। तो आराम से आपके 50 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो सैटरडे को हमारी क्लास है, तो वी विल डिस्कस द डाउट्स इन दैट क्लास। तो थैंक यू वेरी मच एंड टाटा एंड बिरला फ्रॉम माय साइड।